हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नामों को जाना था। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम और उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के अलग अलग संकल्पनाओं को समझा और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको देखा। हमने देखा कि स्वतंत्रता से पहले लगभग 40 स्थलों का उत्खनन हो चुका था। उसके बाद से अब तक लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन हो चुका है। मतलब कि लगभग 1500 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उत्खनन हो चुका है और अभी भी लगातार उत्खनन प्रारंभ ही है। इन सभी स्थलों में हम आज उन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है, जहां से नगरीय विशेषताओं के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को उनके कुछ विशेषताओं के साथ पढ़ लेंगे, तो हमारा यह पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन स्थानों को नगर की संज्ञा दी गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 7 ऐसे स्थान हैं जिन्हें कि नगर की संज्ञा दी गई है। उन 7 स्थानों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और बनवाली है। फ्रेंड्स, हम इन नगरों की विशेषताओं को पढ़ने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो नगर होते थे वो 2 भागों में बटे होते थे। पहला पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी जाती थी और व्यापारी, मजदूर, किसान सभी लोग यहीं रहते थे। और शासन एवं पुरोहित वर्ग जो था वो पश्चिमी टीला में रहता था और पश्चिमी टीले को ही दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे। पूर्वी टीला की तुलना में पश्चिमी टीला ज्यादा ऊंचा होता था। संभवतः बाढ़ या बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए पश्चिमी टीले को ऐसा बनाया जाता था, क्योंकि यह एक तरह का विशेषाधिकार वर्ग का टीला था, इसलिए यहाँ की विशेषताएं पूर्वी टीला से थोड़ा अलग हुआ करती थी। पश्चिमी टीला प्रायः दुर्गीकृत होता था, 4 दीवारी या परकोटे से घिरा होता था। अंदर की दीवारों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था व बाहर की दीवारों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी का जो नगर नियोजन था वो इसी प्रकार का हुआ करता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में बटा हुआ था। अब हम इन 7 स्थानों के अलग अलग विशेषताओं को, इनके टीलों को और इनकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, उनको एक एक कर हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा स्थल को शुरू करते हैं। हड़प्पा जो है कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जब इसका उत्खनन हुआ तो ये माट गोमरी जिला में था, जिसे कि वर्तमान समय में साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है और यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसके निदेशक जॉन मार्शल थे और खुदाईकर्ता के रूप में दयाराम साहनी थे। 1921 एडी में इसकी खुदाई हुई थी और सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स थे। पूरे हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित होने वाला सबसे पहला स्थान यही था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम हड़प्पा के नगर नियोजन को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पा का जो भी नगर नियोजन था वो 2 भागों में बटा हुआ करता था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला था उसे मार्टिमल वीरल ने एबी टीला भी कहा है। यहाँ की दीवारें जो है, बाहर की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, अंदर की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं और बाहर जो पक्की ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं वो 4 दीवारी या परकोटे हैं। पश्चिमी टीला को दुर्गीकृत किया हुआ है, ये 4 दीवारी है। उसके बाद पूर्वी टीला, जिसे नगर की संज्ञा दी जाती थी, यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी और सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह हड़प्पा नामक स्थान है जहाँ से कि सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जो पश्चिमी टीला है उसके दक्षिण में एक लकड़ी की कब्र प्राप्त हुई है, R37 लकड़ी की कब्र। इसी वजह से इसे R37 कब्रगाह संस्कृति भी कहते हैं और पूर्वी टीला को एच कब्रगाह संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद उत्तरोत्तर हड़प्पा में एक संस्कृति का विकास होता है जिसे एच कब्रगाह संस्कृति कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हड़प्पा में पश्चिमी टीले के 6 फीट ऊपर का एक टीला जिसे एफ टीला कहा गया है, यहाँ से कुछ विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पे 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। साथ में यहाँ पे 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं और ये जो वृत्ताकार चबूतरे हैं, यहाँ से गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, 7 महत्वपूर्ण नगरों में जो पहला हड़प्पा नगर है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम अगले नगर के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा नगर मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर है। उसके बाद मोहनजोदड़ो को उत्खनित करने का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है, जिन्होंने कि 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन प्रारंभ किया था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या नगर अथवा प्रेतों का टीला या नगर भी कहा गया है। इसे सिंधु का बाग और स्तूप टीला भी कहा गया है। सिंधु का बाग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही हरा भरा क्षेत्र था, हड़प्पा कालीन स्थल था, बहुत ही सिंधु के जो कि सिंधु नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इसे सिंधु का बाग भी कहा गया है। उसके बाद जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पे 7 बार बाढ़ आई और यह 7 बार डूबा है। उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में इस स्थान पे मिट्टी की 7 परतें पाई गई हैं, एक के ऊपर एक। इससे यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे 7 बार बाढ़ आई और यह स्थान 7 बार डूबा। KUR कैनेडी के द्वारा ये कहा गया है कि मलेरिया के प्रकोप से यहाँ का पतन हो गया। और मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान था। यहाँ पे लगभग 35 से 40 हजार भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जो कि मोहनजोदड़ो है। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब हम इसके नगर नियोजन को समझते हैं। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है, यहाँ से सभा भवन, पुरोहित आवास, घर, महाविद्यालय, बृहत स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो सभा भवन प्राप्त हुए हैं, ये सभा भवन खंभों से बने हैं और संभवतः किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए यहाँ पे सभाएं आयोजित की जा रही होंगी। उसके बाद जो यहाँ पे घर हैं, इन घरों में कुआं, स्नानागार, 3-4 कमरे, 2-3, और ये घर जो है कि 2-3 मंजिला हुआ करता था। वृहद स्नानागार जो है, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। और जो यहाँ के अन्नागार प्राप्त हुए हैं, यह सबसे बड़ी इमारती संरचना को दिखाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो यहाँ के घर हुआ करते थे, इन घरों में जो जल निकासी थी वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में हुआ करती थी, और जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होती थी। पूर्वी टीला को हम देखते हैं। पूर्वी टीला में जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को लंबवत काटती थी, और यहाँ पे जो है कि 120 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि सर्वाधिक मुहरें हमने हड़प्पा स्थल पे पढ़ा था कि सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। मतलब ऐसी मुहरें जिनमें कि कुछ न कुछ चित्रांकन है, कुछ न कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल सर्वाधिक मुहरें हैं जिनकी संख्या 1200 के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्गाकार सेलखड़ी, एक मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है। उसके बाद यहाँ पे सूती कपड़ा में चाकू लपेट के रखा हुआ है, मतलब कि कपास के भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और ये जो मूर्ति है, ये 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, और यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है। उसके बाद ये जो सड़कें हैं, ये 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, जो कि एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, और सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोहनजोदड़ो भी कंप्लीट हो गया। अगला हम नगर लोथल को देखते हैं। लोथल की लोकेशन जो है भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन 1954 में SR राव द्वारा प्राप्त शुरू किया गया था, और लोथल को ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। इसे मुर्दों का घर कहा गया है। क्यों कहा गया है, अभी हम आगे इसके नगर नियोजन को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और लोथल की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे डाकयार्ड या गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह कहते हैं, उसके साक्ष्य, मतलब कि ये लोथल बंदरगाह के लिए ही सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। बंदरगाह का मिलना यह दिखाता है कि लोथल स्थान से जल मार्ग द्वारा विदेशी व्यापार का हड़प्पा के लोगों का अंतर संबंध था। तो बंदरगाह का प्राप्त होना हड़प्पा कालीन जो लोग थे या हड़प्पा की जो विशेषताएं हैं वो बाहर के लोगों से अंतर व्यापार को दर्शाता है। और ये जो बंदरगाह है, यहाँ से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। और लोथल और सुरकोतड़ा ऐसे 2 स्थान हैं पूरे हड़प्पा काल में, जो कि एक ही रक्षा प्राचीर से इनके दोनों टीले घिरे हुए हैं। तो हम इनके नगर नियोजन को देखते हैं। ये है पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। हड़प्पा कालीन जितने भी नगर के जो भी पूर्वी टीले होते थे, वह पश्चिमी टीलों से बड़ा हुआ करते थे। और ये लोथल का जो है कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 20 समाधियां मिली हैं, जिसमें कि 3
युग्मित समाधियां हैं। 3 युग्मित समाधियों का मतलब कि 3 ऐसी समाधियां प्राप्त हैं जिसमें कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन हुआ रहा होगा। और 20 समाधियां एक साथ प्राप्त हुई हैं, इसीलिए लोथल को मुर्दों का घर भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे धान, चावल और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब मम्मी का मॉडल मिला है, जिससे कि यह ज्ञात होता है कि लोथल का मिस्र से संबंध बहुत ही अच्छा खासा संबंध, अब वो संबंध व्यापारिक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक मुहर मिली है जिसपे कि बारहसिंगा और गोरिल्ला का अंकन है। यहाँ पे इसके साथ साथ 2 राक्षस के मुंह वाली मुहर मिली है, जिससे कि यह ज्ञात होता है कि इनका फारस से भी संबंध था, क्योंकि ऐसी मुहरें फारस में अत्यधिक प्रचलन में थी। उसके अलावा यहाँ पे बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, उसके बाद आटा चक्की प्राप्त हुई है, साथ में मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोथल की विशेषताएं थी। लोथल का जो नगर नियोजन था, लोथल से जो भी विशेषताएं प्राप्त हुई हैं उनको हमने देख लिया। अब अगला, हाँ, यहाँ पे लोथल में एक मृदभांड प्राप्त हुआ है, मिट्टी का एक बर्तन प्राप्त हुआ है जिसपे कि कौवा और लोमड़ी का चित्र का अंकन है, उसे उकेरा गया है। तो ये संभवतः ये पंचतंत्र की कथा से प्रेरित ऐसा चित्र, कौवा और लोमड़ी का चित्र जो है कि वो पंचतंत्र की कथा से प्रेरित होकर बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले अपने स्थान के नगर के बारे में पढ़ते हैं। अगला स्थान हमारा है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, नवाबशाह जिला में, और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगरीय विशेषताओं को लिए हुए जितने भी नगर हैं वो लगभग सिंधु के आसपास के ही क्षेत्र में है। यहाँ इसको उत्खनन करने का श्रेय NG मजूमदार को जाता है, जिन्होंने 1931 में इसका उत्खनन प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद 1935 में पुनः अर्नेस्ट मैके द्वारा इस पे काम किया गया, उत्खनन किया गया। चन्हुदड़ो को ही झूकर झांगर संस्कृति भी कहा है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल पढ़ते समय ये चीज पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है तो हड़प्पा सभ्यता की ही विशेषताएं लिए हुए कुछ अन्य संस्कृतियों का विकास होता है, क्योंकि वो जो संस्कृतियां हैं वो हड़प्पा जैसी नगरीय विशेषताएं नहीं ली हुई हैं, उनका स्वरूप छोटा है, मगर स्थानीय स्तर पर कुछ संस्कृतियों का विकास होता है। उसी में हम लोगों ने एच कब्रगाह संस्कृति को भी देखा था, झूकर झांगर संस्कृति को भी देखा था। तो चन्हुदड़ो की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि झूकर झांगर संस्कृति को भी दिखाती हैं। यहाँ चन्हुदड़ो का जो पश्चिमी और पूर्वी टीला है वह दुर्गीकृत नहीं है। इसका नगर नियोजन हम देखते हैं, ये पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। पूर्वी टीले से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ईंट प्राप्त हुआ है जिसपे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, हो सकता है ये ईंट उस समय गीली रही हो और उस पे ये निशान छप गए हो, बाद में वो ईंटें सूख गई हो जिसपे कि वो साक्ष्य रह गए हो। उसके अलावा यहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। चन्हुदड़ो के बारे में केवल इतना ही जानना है, इतनी ही विशेषताएं हैं। उसके बाद हमारा जो अगला नगर है वो कालीबंगा है। यह प्राक विकसित है। इसका लोकेशन की बात करें हम तो ये भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिला में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। हम जितने भी नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी नगरों की विशेषताओं को देख रहे हैं, हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो भी नगर हैं वो किसी न किसी नदी के आसपास विकसित हैं। उसके बाद 1957 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन शुरू हुआ था और 1960 में BK थापर के नेतृत्व में पुनः उत्खनन किया गया। तब जाके कालीबंगा के बारे में विस्तृत और भी जानकारियां प्राप्त हुई। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पे कच्ची ईंटों के घर मिले हैं। और कालीबंगा के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ का पतन जो है वो भूकंप की वजह से हुआ था। और एक मृण पट्टिका यानी मिट्टी की बनी हुई पट्टिका प्राप्त हुई है जिसपे कि सिंह युक्त देवता का निशान है और मनुष्य अपने साथ बकरी लेकर जा रहा है, इसका भी निशान है। अब कालीबंगा के हम नगर नियोजन को देखते हैं। यहाँ पे जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है दोनों ही दुर्गीकृत है, और कालीबंगा में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जूता हुआ खेत का भी एक साक्ष्य प्राप्त है, और जूते हुए खेत में चना और सरसों बोए जाने का साक्ष्य है। जो छोटा स्थान है जूते हुए खेत में, जो छोटा स्थान है उसमें चना बोए जाने का, और जो बड़ा स्थान है उसमें
सरसों बोए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये जुता हुआ खेत प्राक हड़प्पा को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, मतलब ऐसी ईंटें जिसपे कि अलंकरण किया गया है, उसे सजाया गया है, कोई न कोई कलाकृति की गई है। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी की नाली, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि मोहनजोदड़ो में का जो जल निकासी था वो कितना अच्छा था, दक्षिण पश्चिम दिशा में वहाँ की जल निकासी जो थी वो व्यवस्थित रूप में थी, लेकिन यहाँ से लकड़ी की नाली का प्रयोग, लकड़ी की नाली का मिलना ये दिखाता है कि कालीबंगा में जल निकासी जो था वो पूरी तरह से अव्यवस्थित था। इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसी खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें कि छेद है, तो ऐसा इस साक्ष्य से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा, मतलब कि सर्जरी के द्वारा किसी का इलाज किया गया होगा, या सर्जरी के द्वारा किसी उस समय की जो पद्धति रही होगी उसके द्वारा किसी का इलाज करके उसके साथ सर्जरी या ऑपरेशन किया गया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला जो हमारा नगर है वो धौलावीरा है। धौलावीरा के बारे में हम सबसे पहले इसके लोकेशन को देखते हैं। यह भारत के गुजरात राज्य में भचाऊ जिला में स्थित है, जो कि खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। जगपति जोशी द्वारा 1967-68 में इस जगह की खोज की गई थी और 1990 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था। और यह जो धौलावीरा है यह 3 भागों में विभक्त है और 3 भागों में पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और उसके बीच में मध्यमा स्थित है, और ये तीनों जो स्थान है वो आयताकार रूप में है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह शैलकृत स्थापत्य को यह प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जल कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वह जल कुंड पत्थरों से निर्मित है। तो धौलावीरा की यह विशेषता अपने आप में उस समय की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। अब इसके हम नगर नियोजन को देख लेते हैं। यह धौलावीरा का नगर नियोजन जिसमें कि पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है और बीच में मध्यमा स्थित है, और पश्चिमी टीला और मध्यमा के बीच में स्टेडियम स्थित है। तो पश्चिमी टीले और मध्यमा के बीच में स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। और जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले में एक 10 अक्षर का लिखा हुआ नेम प्लेट प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे 16 बड़े तालाब और 2 नहरें नालियां प्राप्त हुई हैं, जो कि पूर्वी टीले के 30% भूभाग को कवर किया हुआ है। यहाँ पे इतनी बड़ी विशेषताएं जैसे कि शैलकृत स्थापत्य में जल कुंड का मिलना और 16 बड़े तालाब और 2 नहरें और नालियों का मिलना, यह दिखाता है कि यहाँ पे जल प्रबंधन थी वो उच्च कोटि की थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगले नगर को देखते हैं जो कि बनवाली है। बनवाली की कुछ विशेषताएं हैं। या पहले तो ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि हिसार जिले में है। उसके बाद 1973 AD में RS बिष्ट द्वारा इस जगह की खोज की गई थी, उत्खनन प्रारंभ किया गया था। और बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य और मिट्टी के हल की बनी आकृति प्राप्त हुई है, और यहाँ की जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित है। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल तो बहुत हैं, परंतु उन महत्वपूर्ण स्थलों में नगरों की जिन स्थलों को संज्ञा दी गई है, जो स्थान अपने आप में नगरीय विशेषताओं को लेके गए हैं, जहाँ की नगर नियोजन नगरीकरण को दिखाता है, हमने उन स्थानों को देख लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनकी कुछ विशेषताएं, एक दो विशेषताएं हैं, उनको भी हम आगे पढ़ लेंगे और सिंधु घाटी के नगर नियोजन को थोड़ा अलग से भी समझ लेंगे, तो हमारा ये पोर्शन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बचे हुए स्थान हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनकी विशेषताओं को देख लेंगे, और कुछ स्थल ऐसे हैं जो कि नदियों के किनारे स्थित हैं, तो उनको भी हम वहीं देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।